होमिस, तो वीडियो की शुरुआत से पहले मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो तुम सभी ने देखी होगी, तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी उस टाइम पर उसके ऊपर 626 व्यूज है, जो कि मेरी डिक्शनरी में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव माने जाते हैं। और हाँ, अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार कर लेना यार। अभी वीडियो चलनी चालू हुई है, यूट्यूब एल्गोरिथम पुश कर रहा है, तो करने दो। तो उस वीडियो पर कमेंट आया था हमारे खान भाई का, जिन्होंने की बोला था द लेजेंडरी मैकेनिक नाम की एक सीरीज है, उसे कवर करो। तो फिर तुम्हारा भाई तैयार है इस सीरीज के साथ। आई होप तुम्हें ये वाली मानवा पसंद होगी और इससे हमारे खान भाई का टेस्ट भी पता चल जाएगा। वैसे मैं इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक कि तुम्हें भी अच्छी लगने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन तुमने कभी न कभी ये सोचा होगा कि कैसा रहता कि अगर हम GTA 5 में, अगर हम रियल लाइफ में रह पाते, साथ ही साथ अपने अपने पसंदीदा गेम्स में या एनिमे में हम रीइंकार्नेट हो जाते। एंड इन्हीं कई सारे टॉपिक्स पर कई सारे एनिमे बने हुए हैं, कई सारी मानवास रिटर्न है। लेकिन इससे पहले तुमने कभी ना कभी सोचा होगा कि तुम अपनी फेवरेट एनिमे या मानवा की लाइफ जी सको। मैंने भी सोचा था। मेरे को नारुतो वर्ल्ड काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ब्लीच वर्स में रहना चाहता हूँ, वन पीस के डेविल फ्रूट्स के साथ। हाँ, तो तुम सभी के दिमाग में ये वाला थॉट तो जरूर न जरूर आता ही होगा। तो जब यही थॉट हमारे मानवा या मांगाकार आर्टिस्ट में आ जाता है, तो फिर वे बना देते हैं मानवास एंड मांगास। और मोस्ट ऑफ द मानवास और मांगास के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है और वो एनिमे के थ्रू उस गेम को क्लियर करता है। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि क्या जरूरी है अगर हर बार मेन कैरेक्टर गेम में ट्रांसफॉर्म हो तो फिर वो मेन कैरेक्टर हो, वो एनपीसी भी तो बन सकता है। तो यही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर हान शाओ की, जिसका की काम था एक प्रोफेशनल गेमर। कई लोग गेम से पैसा कमाते हैं, जैसे कि ई स्पोर्ट्स खेलकर, लेकिन इसका गेम से पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। नहीं, वो सट्टा वट्टा नहीं खेलता था, बल्कि वो था एक पावर लेवलर। जिसे नहीं पता पावर लेवलर क्या होता है, तो तुम सभी लोगों को गेम खेलना तो पसंद होगा, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स के लिए करियर हो, जैसे कि कुछ लोगों को माइनक्राफ्ट में कुछ स्पेसिफिक मैप चाहिए हो, साथ ही साथ उन्हें लेवल अप करने में भी मदद करते हैं। और रियल वर्ल्ड में पावर लेवलर्स को एक कर्स माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो गेमर्स होते हैं उनकी स्किल्स काफी बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। हमारा हान भी कुछ इसी तरीके का इंसान था। उसे तुम जितने पैसे दोगे वो उसी हिसाब से तुम्हें गेम में लेवल अप करवा देगा। इसी काम को करने से हान का खर्चा चल जाता था। अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि जब गेम खेल कर ही तुम पैसे कमा पा रहे हो, तो तुम्हें इससे ज्यादा अपनी लाइफ में चाहिए ही क्या। एक बार तुम्हारे भाई के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाने दो, तुम्हारा भाई भी गेम्स खेला करेगा। एंड ऑलरेडी मेरे पास इसके लिए बहुत सारे आइडियाज है, तो जस्ट डू सब्सक्राइब। ओके, अब इसी वक्त हमारे हान के पास एक कॉल आती है। उसमें वो सामने वाला बंदा काफी जोर जोर से चिल्ला कर बोलता है, हान, मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे को इस हफ्ते तक प्लेटिनम रैंक पर जाना है, लेकिन अभी तक तुमने मुझे वहां पर नहीं पहुंचाया। तो हान उसका रिप्लाई करता है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारा अकाउंट आज शाम तक तुम्हें दे दूंगा और उसमें तुम्हारी प्लेटिनम रैंक भी हो जाएगी। अब कॉल काट कर हमारा हान उस गेम को ओपन करता है और इस गेम का नाम था स्टार ओशियन। ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ खेल रहे होते हैं। हर एक साइड कैरेक्टर के पास एक अलग क्वेस्ट होती है, जिन्हें की कंप्लीट कर कर लेवल अप करना होता है। और हमारे हान को हर एक क्वेस्ट के बारे में पता था, क्योंकि ये इस गेम को पिछले 10 सालों से खेल रहा था। एंड ये भाई इस गेम को इस कदर याद कर चुका था कि बेशक उसे अपने दोस्तों के घर का एड्रेस याद ना हो, लेकिन तुम अगर किसी एनपीसी के बारे में थोड़ी सी से हिंट भी दे दोगे तो ये तुम्हें उसके पास ले जाएगा। इसकी इतनी नॉलेज को देखकर इसकी गेमिंग कम्युनिटी में इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। अब वो जब गेम के अंदर एंटर होता है, तो फिर एक रिपोर्टर उसके आगे खड़ी होती है और वो बोलती है, क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकती हूँ। हान थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर वो देने के लिए मान जाता है इंटरव्यू। तो वो रिपोर्टर उससे बोलती है कि देखो, दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स की रैंकिंग आई है एंड तुम टॉप 100 में हो, लेकिन अभी तक तुमने प्रोफेशनल प्लेयर की एक अचीवमेंट को कैरी नहीं करा। क्या तुम उस करियर में अपने आप को एडवांस होते हुए नहीं देखना चाहते? तुम्हारी इस चीज पर क्या थॉट है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, उस रिपोर्टर को बोलता है, ये काफी लंबी कहानी है, मैं किसी दिन तुम्हें फुर्सत से बैठकर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ऑडियंस से बात करने दो।
फिर वो कैमरे के पास आता है और बोलता है, देखो भाई लोग, मैं हूँ एक गेम बूस्टर, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें रेयर आइटम, तुम्हारा अकाउंट का लेवल अप, कुछ भी करवा सकता हो, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। वो रिपोर्टर से बोलती है कि अबे ओए, ये कोई एडवर्टीजमेंट चैनल नहीं है, उसके लिए अलग से स्पॉन्सरशिप्स लगती है, ठीक है। लेकिन हमारा हान हंसकर उसकी बात को टाल देता है। अब गेम से लॉग आउट कर हान इसी बारे में सोच रहा होता है। लोगों को लगता है कि इसकी जॉब एक तरीके से चीटिंग है, लेकिन क्या वाकई में ये चीटिंग है? वो और सोचता है कि मैंने आज तक कभी किसी का अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं करवाया, ऊपर से मैं अपने अकाउंट पर भी रेगुलरली लॉग इन कर खेलता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो रैंकिंग है वो टॉप 50 लोगों में है। तो उसे लगता है कि वो एक राइट थिंग कर रहा है। अब वो अपनी डे ड्रीमिंग में घुसा ही होता है, लेकिन तभी एक और कॉल आता है और ये कॉल थी $50 के लिए। तो फिर जल्दी से हमारा हाथ लग जाता है इसका मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसी पल इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी लॉगिन होने वाला है। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक करती है, उसकी आंखों के आगे पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है। हान धीरे धीरे करके अपनी आंख खोलता है और फिर वो जब अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ साइंटिस्ट दिखते हैं। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाता है, जल्दी से सुपरवाइजर को बुलाओ, एक टेस्ट सब्जेक्ट जाग चुका है। और फिर हान सोचता है कि टेस्ट सब्जेक्ट, ये मुझे क्या बोल रही है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और फिर वो देखता है कि ये मेरे को स्टार ओशन के किसी जगह का लग रहा है, लेकिन ये स्पॉन पॉइंट तो है नहीं। एक साइंटिस्ट जल्दी से गार्ड पर चिल्लाता है, ओए जल्दी से उसे पकड़ो, वो भागना नहीं चाहिए। और फिर हान जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है। अब भागते भागते हान के आगे 2 गार्ड्स आते हैं और उनके हाथ में थे 2 बैट और फिर वे इसके ऊपर हमला करना चालू करते हैं। जब वे हान को एक बैट मारते हैं तो फिर हान के हाथों में दर्द होना चालू होता है। जैसे कि किसी गेम में एचपी कम हो रही हो, वैसे हान को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जमीन पर लेट जाता है और फिर गार्ड्स उठाकर उसे वापस से कहीं पर ले जाते हैं। हान अब अंदर लेटा हुआ होता है और उसे बाहर से किसी के फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे, लेकिन हमारे हान के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि ये सब कोई बुरा सपना है या फिर हकीकत। अब हान अपनी सांसों को कंट्रोल करता है और अपना दिमाग लगाकर बोलता है कि हो सकता है कि ये गेम का कोई ग्लिच हो, वरना मुझे गेम में नॉर्मली तो दर्द नहीं फील होना चाहिए। बेशक ये वर्चुअल रियलिटी गेम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ वाइब्रेशंस फील हो सकती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस गेम को अब लॉग आउट कर देगा और जिस तरह नॉर्मली गेम के अंदर अपनी स्क्रीन खोला करता था वैसे ही खोलता है और ये काम भी कर जाती है। उसकी आंखों के आगे एक ब्लू स्क्रीन थी। फिर वो वहां पर ढूंढने लग जाता है कि लॉग आउट कहाँ से करे, लेकिन उसे वहां पर कोई भी लॉग आउट वाला ऑप्शन नहीं दिखता। हान बार बार चेक करता है कि कहीं तो कहीं छुपा होगा, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया हो, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। तो हान सोचता है कि हो सकता है इसमें भी कुछ ग्लिच आ रहा हो, तो बार बार ओपन क्लोज करता है, लेकिन फिर भी वहां पर लॉग आउट का ऑप्शन नहीं आता। फिर वो हार मान कर अपना स्टेटस चेक करता है और वहां पर लिखा हुआ था कि नाम तो है हान शाओ और ये है एक एनपीसी। हान के दिमाग में पूरा फ्लैशबैक चल रहा होता है कि वो कैसे इस दुनिया में आया, कैसे उसने लॉग इन करा था और अब वो एक एनपीसी है। तभी वो नीचे एक वर्जन पड़ता है जो कि इस गेम का वर्जन था 0.1, जो कि शुरुआत में आया था। एंड इस पेज में सारे के सारे मैप चेंज्ड होते हैं और कोई भी अपडेट नहीं आया होता। तो फिर इस गेम की दुनिया उस गेम की दुनिया से बिल्कुल अलग थी जब हान इस गेम को खेला करता था, और वो भी अभी तो फिलहाल के लिए एक एनपीसी है जिसका कि मेन काम होता है क्वेस्ट्स देना या फिर कहीं पर मरना। अब हान नोटिस करता है कि इसके पास एक मिरर पड़ा हुआ है, तो फिर वो वहां पर जाकर अपने चेहरा देखने की कोशिश करता है और इसे देखता है कि इसका चेहरा तो एज इट इज है, लेकिन ये इस गेम में एज ए एनपीसी क्या कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि ये जो मैप्स है, ये जो सिटीज है और काफी सारे एनपीसी जो स्टार्टिंग में इस गेम के अंदर थे, जो कि बीटा वर्जन में थे, वो आगे जाकर मर जाते हैं और कहीं हान भी उनमें से एक तो नहीं। और इसका दिमाग एक दूसरी तरफ जा रहा था कि हो सकता है कि मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया हो और फिर मैं इस गेम के अंदर अब स्टक हो चुका हूँ। और वो फिर अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। अब हान को कुछ याद आता है और उसे पता चलता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में क्या क्या डेंजरस चीजें रखी है ये खुद ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं जानती, लेकिन हान इन सभी चीजों से अच्छे से वाकिफ है। अब तभी उसे सेल के बाहर से कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब तभी एक लड़की जिसने की एक ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी वो हान के पास आती है और हान का मुंह उसे देखकर खुला का खुला रह जाता है। वो बस एक ही बात बोलता है, हीला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वो तभी अपने आप को शांत कर लेता है क्योंकि इससे ज्यादा बोलना एक एनपीसी रोल के लिए कुछ अच्छा नहीं है। हान को याद आता है कि ये जो हीला थी ये जब गेम शुरू में आया
था तो काफी सारे प्लेयर्स इसे बहुत ज्यादा डरा करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके आमने सामने हीला आए। हीला को गेमिंग कम्युनिटी में डेथ गॉडेस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि कई लोगों ने इससे हारने के बाद अपना गेम ही छोड़ दिया था। और वो नोटिस करता है कि हीला इसकी तरफ बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही देख रही थी। वो बोलना चालू करती है कि वाह कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। और फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देना चालू करती है कि मेरा नाम है हीला और मैं यहाँ की एक सुपरवाइजर हूँ, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं बिना हिचकिचाए तुम्हें जान से मार दूंगी। हान इसे देखकर बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ। गेम में भी ये सेम टू सेम ऐसी ही थी और रियल लाइफ में भी जब ये इसे देख रहा है तो वो ऐसी सेम टू सेम है। अब हीला गार्ड्स की तरफ देखती है और बोलती है इसके ब्लड सैंपल्स लो और तुरंत ही मेरे पास रिपोर्ट ले आना। फिर हान के पास दो गार्ड्स आते हैं और उसे उस सेल से बाहर लेकर चले जाते हैं। हान बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि ये एक जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन नाम के टेररिस्ट ग्रुप के साथ है, जो कि ऊपर से लगता है कि ये तो रिसर्च करते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि ये ह्यूमंस को किडनैप कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स में जिंदा बच जाता है उसे ये काफी डेंजरस वेपन बना देते हैं। हान को भी समझ में आ जाता है कि शुरुआत में उसके ब्लड सैंपल्स को रिकॉर्ड करा जाएगा, फिर इसके बाद इसे मॉडिफाई करा जाएगा, देन इसकी ब्रेन वॉशिंग होगी और फिर ये एक वेपन बन जाएगा जिसे कि जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। अब हान को जिस रूम के अंदर ले जाया जाता है तो वहां पर उसे वही साइंटिस्ट दिखता है जो कि शुरुआत में उसके पास एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो भी सबसे पहले हान को कांग्रेचुलेशंस बोलता है क्योंकि आज तक उसने ऐसा नहीं देखा कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कोई जिंदा बच जाए। और वो साइंटिस्ट आगे बोलता है मैंने पहली बार ऐसा देखा है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारी स्कल खोलकर तुम्हारे ब्रेन को एनालाइज करूँ कि असलियत में तुम्हारे साथ ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जो तुमने हमारे एक्सपेरिमेंट्स को अभी तक सरवाइव कर रखा है। हान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसके आगे डॉक्टर बोल रहा है कि उसकी स्कल को फाड़ कर उसके ब्रेन के ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है, लेकिन फिर वो रिसर्च साइंटिस्ट बोलता है कि अगर हीला मुझे नहीं रोकती तो मैं तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट जरूर करता, लेकिन मजबूरन अब मुझे थोड़े बहुत से ही काम चलाना पड़ेगा। अब हीला भी वहां पर थी तो फिर वो उस साइंटिस्ट को बोलती है जल्दी से इसके ऊपर जो भी टेस्ट परफॉर्म करने करो, इसके बाद हम इसकी ब्रेन वॉशिंग चालू कर देंगे। साइंटिस्ट भी खुश होता है और बोलता है हाँ माय लेडी, मैं जल्दी ये सारे काम करता हूँ, इसके बाद हम इसकी पुरानी मेमोरीज को डिलीट करेंगे और इसके दिमाग में नई मेमोरीज को फिट कर देंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेपन बन जाए। हान समझ जाता है कि उसके पास यही एक मौका है, अगर इसने इसी में फाइट नहीं करी तो इसके बाद उसे कुछ भी मौका नहीं दिया जाएगा और फिर इसे इसी लेबोरेटरी में मजबूरन मरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि वो भी लेवल 1 पर था और आसपास के जितने भी लोग हैं वो इससे कई लेवल ऊपर है। और हीला इसके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन यहीं पर अगर इसे थोड़ा टाइम मिल जाए तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ कर पाए। अब ऐसे सोचते सोचते हान के दिमाग में एक गेम का रूल आता है, तो जब उसे गार्ड्स लेकर जा रहे होते हैं तो फिर वो बुक शेल्फ पे से एक बुक को उठा लेता है और फिर उसके चारों तरफ बंदूकें लगा दी जाती है। साइंटिस्ट उन लोगों को बीच में रोकता है और बोलता है 1 मिनट पहले मुझे देखने दो कि ये करना क्या चाहता है। और हान का यही प्लान होता है क्योंकि जब तक वो इन लोगों के खिलाफ एग्रेसिव नहीं होगा तब तक ये बचा रहेगा। अब हान जब उस बुक को रीड कर रहा था तो फिर उसका लेवल अप होना चालू हो जाता है और वो काफी स्पीड में उस बुक के कंटेंट्स को याद कर रहा था। जो साइंटिस्ट होता है वो बोलता है लग रहा है रिसर्च में किसी केमिकल ने इसकी ब्रेन पावर को काफी ज्यादा एलिवेट कर दिया है, अब ये हर एक चीज को जल्दी से लर्न कर पा रहा है। तो फिर हीला बोलती है वाओ ये तो काफी अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी जल्दी से जाकर ब्रेन वॉशिंग वाला वो डिवाइस रेडी करो। वो गार्ड्स उसे खींच कर लेकर जाने लगते हैं और उसके हाथ से वो बुक छीन लेते हैं, लेकिन हान को लगभग वो बुक याद ही हो गई थी तो उसके लास्ट के कुछ पन्ने फाड़ लेता है और फिर फाइनली उसे उस बुक का हर एक कंटेंट याद हो जाता है। ये जो बुक उसने पढ़ी थी ये थी एक मैकेनिकल बुक। अब उसके लिए पूरी की पूरी मशीन प्रिपेयर हो जाती है और साइंटिस्ट अब उसकी ब्रेन वॉशिंग को स्टार्ट करने वाला था, लेकिन वो हेला से वापस से पूछता है कि मैं इसे क्या डाइसेक्ट कर सकता हूँ, ये लास्ट चांस होगा देख लो। तो हेला उसे बोलती है या तो तुम चालू करो वरना मैं तुम्हें चालू कर दूंगी। फिर वो साइंटिस्ट जल्दी से उसकी ब्रेन वॉशिंग को स्टार्ट कर देता है। अब जब हान की ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो अपने ब्रेन के पॉइंट से उसकी ब्रेन वॉशिंग को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो ब्रेन के पॉइंट्स थे वो थे सिर्फ और सिर्फ 7। तो फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि अगली 15 सेकंड में उसका ब्रेन पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो फिर वो अपने उस बुक से ली हुई नॉलेज को पॉइंट्स में कन्वर्ट करता है और अब फाइनली इसके पास 10
10 पॉइंट्स हो जाते हैं, जिसकी की वजह से वो उसकी पूरी की पूरी ब्रेन वॉशिंग को इवेड कर पाता है। ब्रेन वॉशिंग तो हान ने इवेड कर ली थी, लेकिन अभी भी उसे सेफ होने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करता है। फिर हेला उसके कान के पास आती है और उसे बोलना चालू करती है, देखो तुम्हारा नाम है जीरो और तुम हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, यही तुम्हारा घर है, यही सब कुछ। वो उसे ब्रेन वॉश कर ही रही होती है, लेकिन हान नोटिस करता है कि वाकई में हेला पास से देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये लाइफ और डेथ का मैटर है तो मुझे इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब फाइनल टेस्ट होता है और फिर हेला उससे पूछती है, हाँ तो बताओ तुम कौन हो। तो फिर हान बोलता है, मेरा नाम है जीरो। हाँ तो इसी के साथ हमारी लाइट नॉवल का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। जिन लोगों को नहीं पता तो देखो, इस वीडियो में सिर्फ एक ही चैप्टर कवर हुआ है और ये बहुत ज्यादा टफ चीज है, क्योंकि लाइट नॉवल में नॉर्मल मानवा के हिसाब से 5 से 10 चैप्टर्स एक सिंगल चैप्टर में कवर होते हैं और इस लाइट नॉवल के पूरे 281 चैप्टर है। और अगर हम इसे नॉर्मल मानवास के चैप्टर में कवर करें तो मोर देन 1000 to 1500 चैप्टर्स है, जिसे कि एक साथ कवर करना तो मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने पार्ट 1 बनाया, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो पार्ट 2 भी आ जाएगा। और हाँ भाई खान भाई, तुम्हें कैसी लग रही है वीडियो एक बार बता देना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सबसे पहले मैंने इसके खुद ने 3 चैप्टर रीड करे हैं, जिसके के बाद मैंने इसे रिक्रिएट करा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी कल नहीं, हाँ तो अब कल नहीं परसों इसका चैप्टर 2 और 3 आ जाएगा, या फिर पुरानी वाली जो मानवा है उसका चैप्टर नंबर 2 और 3 आ जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हारा सपोर्ट देख सकूं इस वीडियो पर और इस मानवा पर। इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसके बाद एक शॉर्ट रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि मेरी पुरानी वाली वीडियो और ज्यादा बूस्ट हो जाए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सायनारा। हाँ लाइक करना मत भूलना।